हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच क्या रिलेशन होता है। पिछले वीडियो में हमने एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया था। आज का टॉपिक है एसी और एमसी के बीच क्या संबंध होता है। मतलब कि जब एसी में परिवर्तन होता है तो एमसी में क्या परिवर्तन होता है, और एसी में किस गति से परिवर्तन होता है, एमसी में किस गति से परिवर्तन होता है। इसके पहले संबंध बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जी हाँ, एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। जितनी टोटल कॉस्ट आई है उसको हम जितना उत्पादन हुआ है उसकी मात्रा से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट मिलेगी। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आता है। जब हमें मार्जिनल कॉस्ट पता करनी होती है तो हम एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। जब एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो टोटल कॉस्ट में वृद्धि होती है। एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने से टोटल कॉस्ट में जितनी वृद्धि होती है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं उसे। तो एमसी का फॉर्मूला हुआ टी सी एन माइनस टी सी एन डैश 1, यानी कि इस समय की एसी इस समय की टीसी, इस समय की टीसी मतलब जब एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, और टीसी डैश 1 यानी कि एक समय पहले की टीसी क्या थी और इस समय की टीसी क्या हो गई है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एमसी और एसी के बीच क्या रिलेशन होता है इसको समझाने के लिए एक टेबल को समझना आवश्यक है। इस टेबल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कॉलम में उत्पादन की मात्रा दिखाई गई है 1 से 10 तक की। सेकंड कॉलम में टोटल कॉस्ट दिखाई गई है। टोटल कॉस्ट के आधार पर ही एवरेज कॉस्ट निकलती है, मार्जिनल कॉस्ट निकलती है। इसलिए पहले कॉलम में हमने शुरू में दिखाया है टीसी, फिर हमने एसी दिखाई है और लास्ट में एमसी दिखाई, मार्जिनल कॉस्ट दिखाई है। तो पहले देखिए उत्पादन और टीसी का क्या संबंध होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल कॉस्ट में लगातार वृद्धि हो रही है। ये तो आपको क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टोटल कॉस्ट में बराबर वृद्धि हो रही है। फिर इसके बाद थर्ड कॉलम में एवरेज कॉस्ट दिखाई गई है। ध्यान से देखिएगा, उत्पादन बढ़ने के साथ एवरेज कॉस्ट में कैसे परिवर्तन होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं। प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, उसके बाद समता नियम लागू होता है और लास्ट में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। पहली यूनिट का प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट है 70। दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट आई 59। तीसरी यूनिट का प्रोडक्शन करने पर 51.7। चौथी का प्रोडक्शन करने पर 47। इस प्रकार से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट में कमी हो रही है। और ये कमी कब तक हुई है, ये कमी हुई है 7 इकाइयों तक, 7 यूनिट तक कमी हुई है। अब ये कमी बच्चों क्यों हुई है? ये कमी इसलिए हुई है क्योंकि प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। इस नियम के अंतर्गत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट में कमी होती है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक इकाई पर आकर उत्पादन की एक स्थिति ऐसी आती है जबकि एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो जाती है। वो स्थिति कौन सी है? जब 8 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, या कि ये जब 7 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है तो एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो गई है। न्यूनतम उत्पत्ति समता नियम में होती है, यानी कि जब 7वीं और 8वीं इकाइयों का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो गई है क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति समता नियम लागू हो रहा है। लास्ट में लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम।
इस नियम के अंतर्गत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे लागत में वृद्धि होती है। आप देखिए, 9वीं इकाई का उत्पादन करने पर एवरेज कॉस्ट हो गई है 42.3 और 10वीं इकाई का उत्पादन करने पर हो गई है 44.7, यानी कि 8वीं इकाई का उत्पादन करने के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो गया है, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट में वृद्धि हो रही है। अब थर्ड कॉलम पे आते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में भी इसी तरह परिवर्तन होता है, केवल उसमें स्पीड का फर्क है। शुरू में जब प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है यूनिट 7 तक, तो मार्जिनल कॉस्ट में यूनिट 7 तक देखिए मार्जिनल कॉस्ट में बराबर कमी हो रही है 31 तक। 5वीं इकाई तक मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है। कम तो एसी भी हो रही थी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये धीमी गति से, एसी धीमी गति से कम हो रही थी और एमसी बहुत तेज गति से कम हो रही है। ये अंतर है। ये 70 से 48 हो गई, ये 70 से 59 नहीं हो पाई। ये 48 से 37 हो गई, ये 59 से 51.7 नहीं हो पाई। कहने का मतलब ये है कि जब तक उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तब तक उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एसी और एमसी दोनों में कमी होती है, लेकिन एमसी में जो कमी होती है वो ज़्यादा तेज गति से होती है। इसके बाद उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, जहाँ पर दोनों लागतें बराबर न्यूनतम हो जाती हैं, जहाँ पे एसी न्यूनतम हो जाती है। उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जहाँ पर आप इसकी बात देखिए 41 के बाद यहाँ पे ह्रास नियम लागू यहाँ पहले ही शुरू हो गया एमसी में। 37 लागत वृद्धि होने लगी, एमसी बढ़ने लगी। 37 फिर 41, 53, 66 एमसी बढ़ रही है। एमसी पहले ही बढ़नी शुरू कर दी एसी की तुलना में। एमसी जो है वो तेज गति से बढ़ रही है, जबकि एसी धीमी गति से बढ़ रही है। परिवर्तन की दिशा देखिए दोनों में एक ही रहती, तीनों नियम में, लेकिन गति का अंतर होता है। एमसी में गति ज़्यादा होती है, एसी में गति उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इस प्रकार से दोनों की आकृति यू आकृति बन जाती है। अब आगे हम देखा आपने 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में एसी एमसी दोनों में कमी हो रही है। सेकेंड स्टेज में 8वीं इकाई पर एसी और एमसी बराबर हो गए हैं। जिस पॉइंट पर एसी और एमसी दोनों बराबर हो जाते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल। ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल कौन सा होता है? जिस पर पहुंचकर एसी और एमसी दोनों बराबर हो जाते हैं। 8वीं इकाई पर पहुंचकर एसी और एमसी दोनों बराबर हो गए, 41 हो गए हैं। तो जो 8वीं इकाई है वो है ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल। फिर तीसरी स्टेज में क्या होता है? एसी और एमसी दोनों में कमी होने लगती है। अब इसको एक डायग्राम से हम दिखाएंगे, एसी और एमसी में क्या संबंध होता है और इसका क्या शेप होता है। इसमें आप देखिए इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा दिखाई गई है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट दिखाई गई है। एसी और एमसी दोनों दिखाई गई हैं। एमसी कर्व जो है वो रेड से बना हुआ है, एसी कर्व येलो से बना हुआ है। तो आप देखिए ये जो बिंदु है
इस बिंदु तक उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है, जिसकी वजह से AC और MC दोनों में गिरावट हो रही है, दोनों में कमी हो रही है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देखिए AC में कमी हो रही है और MC में भी कमी हो रही है। MC कम है AC की तुलना में, MC कर्व नीचे है AC कर्व ऊपर है, यानी कि MC कम है किसकी तुलना में, AC की तुलना में। MC में जो कमी हो रही है वो तेज गति से हो रही है, देख रहे हैं बहुत तेजी से गिर रहा है। MC में कमी, MC एक तो AC से कम है, ऊपर से भी MC में कमी तेज गति से हो रही है। ये पहली अवस्था है। इस बिंदु पर उत्पादन AC और MC दोनों ही कम है। AC और MC इस बिंदु के बाद दोनों बढ़ रहे हैं, MC बढ़ रही है, AC भी बढ़ रही है। MC अधिक है क्योंकि MC रेखा ऊपर है तो MC अधिक है, AC रेखा नीचे है उसके तो AC कम है। MC में जो वृद्धि है वो तेज गति से हो रही है। आप देख रहे हैं MC कर्व जो है पहले ऊपर पहुंच गया, तेजी से बढ़ने लगा। MC तेज गति से बढ़ने लगती है। खास बात है ये वाला पॉइंट, MC कर्व AC कर्व को उस बिंदु पर काटता है जहां पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होती है। वो बिंदु कौन सा है, L बिंदु पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, इसलिए इस बिंदु पर MC वक्र AC वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ निकल गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि MC वक्र AC वक्र को कहाँ पर काटता है। AC वक्र हमेशा MC वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहाँ पर AC न्यूनतम होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि AC और MC दोनों ही कर्व U आकृति के होते हैं। जब AC गिरता है तो MC भी कम होती है, लेकिन MC तेज गति से गिरती है। जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है, लेकिन MC तेज गति से बढ़ती है। यानी कि MC में कमी और वृद्धि की स्पीड ज़्यादा होती है, AC में उसकी अपेक्षा कम होती है। और काटता कहाँ पे है, MC वक्र AC वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होती है। बच्चों एक बात हम बता देना चाहते हैं, AC और MC कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जितने मार्केट पढ़ेंगे उसमें संतुलन बताते समय आपको एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बनानी पड़ेगी। AC अगर आपने सही बनाया है, 90% बच्चे AC सही नहीं बनाते और कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, इससे मार्क्स नहीं मिलते। बच्चों ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। AC वक्र बहुत कम बच्चे सही बनाते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है। आप U बना लेती हैं, कैपिटल लेटर U बना लेती हैं। अगर आप लोग U बना लेते हैं और वैसा ही U इसमें AC में बनाएंगे तो आपका AC कभी गलत नहीं होगा। देखिए हमने बिल्कुल U की तरह बनाया है।
अगर आपने तिरछा या इधर बना दिया, टेढ़ा बना दिया, तो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व 0 नंबर का हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप कितना भी सही लिखिए, आप कहेंगी हम तो सब सही लिख के आए थे, हमें नंबर नहीं मिले, पता नहीं क्यों नहीं नंबर मिले। तो ये हमने बात आपको बता दी है। दूसरी बात, ध्यान, ये जो बात बता रहे हैं ना, ये आगे की कम से कम 5-6 चैप्टर्स में आपके काम आएगी। अगर आज आपने इस बात को नहीं समझा तो आगे भी 6 चैप्टर में आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को हम रोज रोज रिपीट नहीं करेंगे। अगर आज आपने समझ लिया है कि यू शेप का AC कर्व कैसे बनाया जाता है, तो आप कभी भी गलत नहीं बनाएंगी, आपको इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगेगी, आपका डायग्राम कभी भी गलत नहीं होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए MC के बारे में। MC कर्व AC कर्व को काटता है। आप लोग कहीं से भी काट देती हैं। आप लीस्ट बिंदु को तो ध्यान में रखती ही नहीं है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो गई है, कम होते होते सबसे कम हो गई, फिर बढ़ने लगी है। तो ये वाला पॉइंट जो होता है लीस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर MC वक्र काटेगा AC वक्र को। ये भी आप लोग नहीं करते हैं। लिख के सब सही आते हैं, नंबर नहीं मिलते हैं, पता नहीं क्यों इकोनॉमिक्स बड़ा टफ सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको यही नहीं पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या हो। किताबों में नहीं लिखा होता है सही क्या है गलत क्या है, इसको भी बताने वाला कोई होना चाहिए आपके पास में। फॉर्चुनेटली हम आपके सामने हैं और आपको ये बात बता रहे हैं। अभी तक तो ये बात केवल मेरे क्लास के बच्चे ही जानते थे, और उसमें वो बच्चे जो रेगुलर आते थे, क्लास करते थे। लेकिन आज इसीलिए हमने वीडियो बनाए हैं, जिससे कि बच्चों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है डायग्राम्स में, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या गलत बना रहे हैं सही बना रहे हैं, वो गलत की ही प्रैक्टिस किया करते हैं, रट के जाते हैं, लिख तो सही देते हैं, डायग्राम गलत। एग्जाम ने देखा कि डायग्राम गलत, उनका डायग्राम काट दिया और नंबर भी उनको नहीं दिए, लिखना भी उनका बेकार हो गया। तो इसलिए जो 2 बातें हमने आज आपको बताई हैं, यू आकृति का AC कर्व हमेशा बनाइए। जैसे इंग्लिश में यू लिखती हैं, तिरछा तो नहीं लिखती है ना, सीधा लिखती हैं, उसी तरीके से AC कर्व यू शेप का बिल्कुल सीधा बनाइए। और MC कर्व को अगर आपने इधर से काटता हुआ दिखाया या इधर से काटता हुआ दिखाया या कहीं से भी काट दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा। जो इसका न्यूनतम बिंदु है, पहले वहीं से आप MC को ले जाइए काटते हुए, AC काटती हुई MC देखा जाएगी। हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सही डायग्राम के लिए, कि AC कर्व आप सबसे पहले बनाइए। AC MC बनाने पड़ते हैं साथ साथ लगभग। सबसे पहले आप AC कर्व बना लीजिए, सिंपल यू सा। उसके बाद AC का लीस्ट पॉइंट बना लीजिए। जब आपने AC कर्व बना लिया, उसका लीस्ट पॉइंट बना लिया, तो डायग्राम आपका गलत हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट इसलिए बनाया है, ये लीस्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट से होता हुआ MC कर्व जाएगा, डायग्राम गलत नहीं होगा, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स में। आप कहेंगे इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यही माइक्रो इकोनॉमिक्स टफ भी बहुत लगती है लोगों को, और समझने वालों को आसान भी लगती है, उनके लिए वो इंटरेस्टिंग है। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बने। इसके लिए वो जो हम वीडियो बना के डालते हैं, उसको ध्यान से देखें, उसको ध्यान से समझें, उसको ध्यान से सुनें और देखें, और अगर उनको समझ में आता है तो लाइक करें, और जैसा लगता है वैसे कमेंट्स लिखिए अगर उनको फ़ायदेमंद लगता है तो। हाँ, ये बात तभी संभव है, आपको वीडियो तभी मिलेंगे मेरे जबकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो आज ही जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनको सारे वीडियोस मिलेंगे, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो,
चाहे बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमकॉम हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चैप्टर्स उनको मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही।